हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन चैनल ऑफ स्किल मंत्रा। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस ली हैं एडवांस कंपनी लॉ की। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, तो एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं। कहीं कोई चीज़ दिमाग से स्लिप तो नहीं कर गई, कहीं कुछ भूल तो नहीं गए। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी का नाम रिजर्व करना है, उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कैसे ड्राफ्ट करना है, उसको ड्राफ्ट करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेकर के चलने हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पढ़ी थी फॉर्म नंबर INC 8 और फॉर्म नंबर INC 9। फॉर्म नंबर INC 8 किसको फाइल करना होता है? प्रोफेशनल्स को, और जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि उन्होंने सारी की सारी जो भी कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस हैं वो सारी गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो करी है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि एफिडेविट फाइल करना पड़ता है फॉर्म नंबर INC 9 में। एफिडेविट किस चीज का फाइल करना पड़ता है? उसमें जो भी फर्स्ट मेंबर ऑफ कंपनी होते हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, उनको ये बताना पड़ता है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, कोई भी फॉर्जरी नहीं करी है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से पर्टिकुलर्स सबमिट करने पड़ते हैं डायरेक्टर्स को DIR 12 में। उनको अपने फैमिली नेम, सर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, आगे देखते हैं कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक फॉर्म नंबर MBP 1 होता है, ठीक। उसमें डायरेक्टर्स को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब यह है कि देखिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक डायरेक्टर 20 कंपनीज में एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है। एक डायरेक्टर 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन उसमें 10 से ज्यादा, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी होगी, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी होगी, ठीक, और बाकी प्राइवेट कंपनी होगी। तो इसका मतलब 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, प्राइवेट कंपनी हो सकती है। अगर कोई भी एक पर्सन 20 प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर बनना चाहे तो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 20 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि पब्लिक कंपनी की लिमिट है 10 की। तो अब अगर कोई एक बंदा 20 कंपनीज में डायरेक्टर की पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी तो हो सकता है। तो इस वजह से वो अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करेगा। वो पहले ही इस चीज को बताएगा कि वो कौन कौन सी कंपनीज में एज अ डायरेक्टर वो काम कर रहा है। तो देखिए, द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, ये तो खैर हर डायरेक्टर को करना पड़ता है, जो पहली बार बन रहा हो या जो आगे भी बनेगा, तो उसको अपने इंटरेस्ट को हमेशा डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स इन फॉर्म MBP 1 विद देयर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक। तो वहां पर उसको अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, और साथ में जिन बॉडी कॉर्पोरेट्स में वो एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है या जिस फर्म में भी वो है, तो वहां से उसको कंसेंट भी लेनी पड़ेगी कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वहां से कंसेंट लेगा तो उन लोगों को ही पता चल जाएगा कि ये नई कंपनी ज्वाइन कर रहा है, और जब नई कंपनी को ज्वाइन करेगा तो वहां पर जब उनकी कंसेंट वगैरह सब सबमिट करेगा तो नई कंपनी को ही पता चल जाएगा कि ये बंदा किन किन कंपनीज में एज अ डायरेक्टर या एज अ पार्टनर काम कर रहा है, ठीक। देयर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन फॉर्म DIR 2 टू बी अटैच विद द फॉर्म DIR 12। तो ये जो DIR 12 अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ही पढ़ा था, DIR 12, तो DIR 12 में जितने भी उसके पर्टिकुलर्स हैं, जितनी भी उसकी डिटेल्स हैं, वो सारी दी जाएंगी। उसी के साथ में अटैच करके ये फॉर्म नंबर MBP 1 भी फाइल किया जाएगा, जिसमें वो अपने सारे इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करेगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेलिटी क्या है? H देखिए, एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों साइन होगी? पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि जब हम अपनी किसी पावर को डेलीगेट कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को,
यानी मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ पावर्स हैं, कुछ अधिकार हैं, उनको हम किसी दूसरे पर्सन को डेलीगेट कर रहे हैं कि भाई अगर मैं नहीं हूं तो मेरी जगह पर तुम ये काम कर सकते हो। तो उसको जब मैं राइटिंग में लिख करके देता हूं ये चीज, तो उसको बोलते हैं कि उसके नाम पे मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी। अब यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या मतलब है? ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताई थी कि जिसका पैसा लगा रहता है वही ओनर होता है। और इंडिया में बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, उसमें जो पैसा लगाता है वही मेहनत भी करता है, वही डे टू डे वर्क भी करता है। लेकिन कंपनी का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलग है। कंपनी का प्लेटफॉर्म क्यों अलग है? कोई कंपनी में पैसा लगाता है शेयर होल्डर और काम करता है डायरेक्टर। तो अब रियलिटी में और प्रैक्टिकल अगर सेंस में देखो तो भाई जिसने पैसा लगाया है उसी को ही काम करना चाहिए, क्योंकि वो पैसे जो पैसा लगा रहा है वो भरोसा क्यों करेगा किसी दूसरे के ऊपर? हो सकता है मैं पैसा लगाऊं और डायरेक्टर मेरा पैसा डुबो दे, तब मैं क्या करूंगा? तो यहां पर जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स हैं वो ऑथराइज्ड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी जो पहले डायरेक्टर होंगे, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे, उनको ऑथराइज करेंगे, उनके नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करेंगे कि हम इन लोगों को ऑथराइज कर सकते हैं कि ये कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम कर सकते हो। जो डे टू डे वर्क है, जो कंपनी में मेहनत वाला काम है, वो सारे के सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते। तो यहां पर शेयर होल्डर्स जो पावर्स हैं डायरेक्टर को, वो डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स की पावर कौन देता है? शेयर होल्डर्स देते हैं। कैसे देते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू देते हैं। तो देखिएगा, अ कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी साइंड बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम delegating power in favor of a person to do all acts deed in relation to incorporation of the company. It should be on a non-judicial stamp paper of the appropriate value. तो देखिए वही चीज लिखी हुई है, जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स हैं, वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करते हैं। किसको डेलीगेट करते हैं? डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर के नाम पर वो पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये हमेशा ऑन स्टैम्प पेपर होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए स्टैम्प पेपर दिया जाता है, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होगा। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का मतलब क्या हुआ? दो तरह के स्टैम्प पेपर होते हैं, आपने देखा भी होगा। जैसे एक स्टैम्प पेपर होता है जिसमें वो नोट लगा रहता है, नोट की डिजाइन बनी रहती है, और नीचे ब्लैंक स्पेस होता है, उसमें आप जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो लिख सकते हो, उसको बोलते हैं स्टैम्प पेपर। तो दो तरह के स्टैम्प पेपर होते हैं बेसिकली, एक होते हैं जुडिशियल और एक होते हैं नॉन जुडिशियल। जो नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, कभी कोई एफिडेविट बनवाया होगा, कभी कोई घर की रजिस्ट्री हुई होगी, घर का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो जो वहां पर जो स्टैम्प पेपर लगते हैं उसी को ही बोलते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। और जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होते हैं वो कोर्ट में केस फाइल करने के काम में आते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी होगी वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होगी, जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यू है उसके बेसिस पर स्टैम्प पेपर लगाया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए फॉर्म नंबर INC 22। अब जो कंपनी का, अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उस समय अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बाद में भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कर सकते हो। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था हर एक स्टेट की अलग अलग ROC होती है। तो यह देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी ROC के जुरिसडिक्शन में आपको ऑफिस आने वाला है, और उसी ROC में हम लोग अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करते हैं, उसी ROC में हम लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो अब जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे तो इनकॉर्पोरेशन के बाद तो ऑफिस होगा ही ना, ऑफिस नहीं होगा तो आप काम कहां पे करोगे? तो वहां पर आपको अपने ऑफिस का जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है ROC को, यानी कि ROC को बताना पड़ेगा कि भैया हमने यहां पर इस तरीके से अपना ऑफिस खोला है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि जो फॉर्म नंबर INC 22 होता है वो वेरिफिकेशन का होता है, वेरिफिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब जब आप वेरिफिकेशन करवाते हो तो वेरिफिकेशन के साथ में भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं विद
फॉर्म नंबर INC 22। तो अब देखते हैं INC 22 के साथ साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है। सबसे पहले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रीमिसेस। अब देखो, अब जहां पर आप कंपनी का ऑफिस खोल रहे हो, जहां पर आप कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खोल रहे हो, तो उस जगह को या तो आपने खरीद लिया होगा और या आपने उसको किराए पर लिया होगा। ठीक, तो अगर आपने उसको किराए पर लिया है तो आपके पास में लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, लीज डीड होनी चाहिए। और अगर आपने उसको खरीद लिया है तो आपके पास में ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओनरशिप के टाइटल होने चाहिए। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि अगर आपने उसको खरीद लिया है तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल होना चाहिए, प्रीमाइसेस का रजिस्टर्ड ऑफिस इन द नेम ऑफ द कंपनी। और ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, लॉ की नजर में कंपनी एक अलग एंटिटी होती है। तो यहां पर जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आपने खरीदा है या किराए पर लिया है, अगर खरीदा है तो जो रजिस्टर्ड डीड है, जो टाइटल डीड है, यानी जो ओनरशिप के पेपर है, वो किसके नाम पे होने चाहिए? कंपनी के नाम पर होने चाहिए। अब जो लीज एग्रीमेंट बना है, वो लीज एग्रीमेंट भी किसके नाम पे होना चाहिए? कंपनी के नाम पर होना चाहिए। देखिए, नोटराइज्ड कॉपी ऑफ द लीज रेंट एग्रीमेंट इन द नेम ऑफ द कंपनी along with a copy of rent paid receipt not older than 1 month। अब जब आपने रेंट पर लिया है तो आपने रेंट भी दिया होगा भाई, एडवांस रेंट हम लोग दे करके चलते हैं। तो जो भी आपने एडवांस रेंट दिया है उसकी जो भी आपको रिसीविंग मिली होगी, वो रिसीविंग भी आपको देनी पड़ेगी। साथ में वो रिसीविंग 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी आपने रसीद दे दी, जो भी मैक्सिमम 1 महीने पुरानी रसीद आप दे सकते हो। आगे देखिए, द प्रूफ ऑफ एविडेंस। अब किस चीज के? कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज आप ले रहे हो, जैसे टेलीफोन हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। तो ये उस जगह का जहां पर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस खोला है, तो वहां पर अगर कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं तो उसके जो भी बिल्स होंगे वो भी कंपनी के नाम पर होने चाहिए। वो कभी भी प्रमोटर, फाउंडर या किसी डायरेक्टर के नाम पे या मैनेजर के नाम पर नहीं होने चाहिए, वो सारे कंपनी के नाम पर होंगे। तो वो भी आपको देने पड़ेंगे, लेकिन वो भी 2 महीने से ज्यादा पुराने नहीं हो सकते। ठीक। और दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए जो भी गैस कनेक्शन है, जो भी बाकी के यूटिलिटी बिल्स हैं, अगर कंपनी ने खरीद लिया है, वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कंपनी की खरीदी हुई है, तब तो ऑब्वियसली कि यूटिलिटी बिल जो है वो कंपनी के नाम पर होंगे। लेकिन अगर कंपनी ने उसको लीज पर लिया है, तो अगर लीज पर लिया है तो जो लैंडलॉर्ड है, यानी जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसके नाम पर वो यूटिलिटी बिल होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर खरीद लिया है तो यूटिलिटी बिल किसके नाम पे होंगे? कंपनी के नाम पे होंगे, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी बिक चुकी है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी को कंपनी ने लीज पर लिया है तो फिर वो यूटिलिटी बिल किसके नाम पर होंगे? जो भी ओनर है, जो भी लैंडलॉर्ड है, उसके नाम पर होना चाहिए। और लैंडलॉर्ड का नाम रेंट एग्रीमेंट में भी होगा, तो रेंट एग्रीमेंट में जिसका नाम लिखा है उसी का नाम यूटिलिटी बिल पर होना चाहिए। आगे देखते हैं, देयर शैल बी अटैच्ड टू फॉर्म नंबर INC 22 द लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज विद देयर सिन इफ एनी। सिन का मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इफ एनी हैविंग द सेम यूनिट टेनेमेंट प्रीमिसेस एज देयर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अब जैसे अगर मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मान लीजिए ये 2-3 फ्लोर है। अब इस वाले फ्लोर पर हमने ऑफिस लिया कंपनी का, तो अब इसमें हो सकता है और भी ऑफिस हो, और भी ऑफिस हो। तो इस जगह पर जितने भी ऑफिसेज हैं सबका नाम आपको बताना पड़ेगा, सबका नाम आपको देना पड़ेगा। साथ में जितनी भी कंपनीज हैं सबकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी फॉर्म नंबर INC 22 में, और साथ में हर एक कंपनी का सिन भी आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, देयर शैल बी अटैच्ड टू फॉर्म INC 22 द लिस्ट ऑफ ऑल अदर कंपनीज विद देयर सिन इफ एनी हैविंग द सेम यूनिट टेनेमेंट प्रीमिसेस एज देयर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो उस जगह पर और भी जितनी कंपनीज हैं उनके भी अगर रजिस्टर्ड ऑफिस हैं
तो उनका भी सिन और उनकी भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर ये याद रखिएगा कि केवल कंपनीज की बात हो रही है। अगर कोई फर्म चल रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रही है, तो उससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर, तो उस कंपनी की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अब जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, रजिस्ट्रार पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा और साथ में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी कि सिन यूज किया जाएगा, सिन इशू किया जाएगा। हर एक कंपनी का अपना एक अलग सिन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। उस सिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उस सिन का भी अपने आप में एक मतलब होता है, उसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सिन की इंपॉर्टेंस पहले बताता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी का सिन है, तो आप उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता लगा सकते हो, सारी की सारी डिटेल्स आपको पता चल सकती है सिन के थ्रू। तो सिन की ये इंपॉर्टेंस होती है और हर एक कंपनी का अपना एक अलग सिन होगा, ठीक। साथ में उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू किया जाएगा। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है, जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी होती है, उसी डेट को माना जाता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है। जिस डेट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है, उसी डेट में माना जाता है कि कंपनी अब एग्जिस्टेंस में आ चुकी है और कंपनी के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे कंपनी को मिल चुके हैं, कंपनी के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। तो देखिए, इफ द आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज सेटिस्फाइड दैट एवरीथिंग हैज बीन कंप्लाइड with in regard to incorporation of companies, he shall issue a certificate of incorporation in form number INC 11। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है वो फॉर्म नंबर INC 11 में होता है, नॉर्मली विद इन 7 days। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जिस दिन आपने सारे डॉक्यूमेंट साइन करके सब कुछ सबमिट किया है, उसके नॉर्मली 7 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है। और जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा, उसी में ही, जैसे ये सर्टिफिकेट है तो इसी में ही लिखा होगा सिन यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। अब देखिए सिन क्या होता है। सिन एक 21 डिजिट का नंबर होता है, 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। और 21 डिजिट वो होते कौन कौन से हैं? 21 डिजिट जब आप देखोगे ना, तो उसको देख करके आपको कंपनी की लगभग हर एक डिटेल पता चल जाती है। उस 21 डिजिट का भी अपने आप में एक मतलब होता है, एक मीनिंग होती है। तो देखिए, सिन नंबर और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर और कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप किसी भी नाम से उसको बुला सकते हो, इज अ यूनिक 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर गिवन टू ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ओपीसी लिमिटेड कंपनीज, सेक्शन 8 निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, जितनी भी कंपनीज होती हैं इंडिया में, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो उसके पास में सिन होगा अपना। चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, एनपीओ हो, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, प्रोड्यूसर कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, कोई भी हो, हर एक कंपनी को सिन इशू किया जाता है और सबका सिन अलग अलग होता है। देखिए, SIN number is used to track all aspects of the company from incorporation by the registrar of companies is satisfied that everything has been complied with in regard to incorporation of companies. He shall issue a certificate of incorporation in form number INC 11 normally in 7 days of the receipt of document to the company signed and dated under his hand। तो यहाँ पर जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेम वही चीज लिखी है जो अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उसके 7 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा फॉर्म नंबर INC 11 में, और उसी के साथ ही वो सिन भी अलॉट कर देगा। देखिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड मस्ट बी कोटेड ऑन ऑल ट्रांजेक्शन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इन दिस आर्टिकल वी लुक एट द मीनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ सिन नंबर। बिल्कुल, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो आरओसी के साथ में, आरओसी के साथ में या वैसे भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई भी नोटिफिकेशन निकाल रहे हो, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी है, कोई भी डॉक्यूमेंट है,
चाहे वो शेयर सर्टिफिकेट हो, हर जगह पर कंपनी का सिन मेंशन करना जरूरी है भाई। जब आप हर जगह पर सिन अपना यूज करोगे तभी तो पब्लिक को आपका सिन नंबर पता चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिन से, अगर सिन आपको पता है तो आप किसी भी कंपनी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से लेकर के अब तक पूरी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पता लगा सकते हो। तो इस वजह से हर एक डॉक्यूमेंट में, हर एक आर्टिकल में, हर एक चीज में कंपनी का सिन मेंशन होना जरूरी होता है। अब देखिए सिन का मतलब क्या होता है, डी कोड सिन। अब सिन को डी कोड करते हैं, जैसे ये 21 डिजिट का होता है, तो इन 21 डिजिट का मतलब क्या है, जो 21 डिजिट कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट होती है, जो फर्स्ट डिजिट होती है वो होती है एल से या यू से। एल से और यू से मतलब अगर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड का मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसके आगे लिखा रहेगा एल। और अगर कोई कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, यानी कि वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड के केस में लिखा रहेगा यू। तो एल का मतलब क्या हुआ, लिस्टेड, और यू का मतलब क्या हुआ, अनलिस्टेड। यानी कि जब हम कंपनी के सिन का पहला लेटर देखेंगे तो पहला लेटर देखने के बाद ही हमको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। तो देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिन number represents the listing status of the company. Unlisted companies start with U and listed companies start with L, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगे देखते हैं। अब इंडस्ट्री कोड, फर्स्ट डिजिट हो गया, फर्स्ट डिजिट को देख करके हमको पता चलता है कि ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अब ये जो नेक्स्ट 5 होते हैं, अगले 5, पहला तो हो गया आपका लिस्टेड या अनलिस्टेड, इसके बाद के जो 5 डिजिट हैं वो बताते हैं आपका इंडस्ट्री कोड। इंडस्ट्री कोड का मतलब आपकी जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो बिजनेस कर रही है। गारमेंट इंडस्ट्री है, शू इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, हर एक इंडस्ट्री के अपने अलग अलग कोड्स होते हैं। तो अगले 5 डिजिट देख करके ये पता चलता है कि बेसिकली कंपनी किस इंडस्ट्री पे बेस्ड है। तो देखिएगा, नेक्स्ट 5 डिजिट रिप्रेजेंट्स द आरओसी इंडस्ट्री कोड। डिफरेंट एक्टिविटीज हैव डिफरेंट 5 डिजिट कोड्स एंड इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ कंपनी बीइंग रजिस्टर्ड। अब पहला हो गया लिस्टेड या अनलिस्टेड, अगले 5 हो गए इंडस्ट्री कोड के, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 6 डिजिट। और टोटल डिजिट मैंने कितने बताए थे आपको, 21, तो बचे कितने, 15। अब आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट 2 डिजिट, ये बताता है आपका स्टेट कोड। इससे पता चलता है कि आपकी कंपनी कौन से स्टेट में है। अब जैसे महाराष्ट्र है तो एमएच लिखा होगा, दिल्ली है डीएल लिखा होगा, यूपी है, उत्तर प्रदेश है तो यूपी लिखा रहेगा। तो ऐसे जो नेक्स्ट 2 डिजिट हैं, इसको देख करके ये पता चलता है कि आपकी कंपनी कौन से स्टेट में है। तो देखिए, द कैरेक्टर्स इन द 7th and 8th place of the SIN number represent the state code of incorporation. A company registered in Tamil Nadu would have the characters TN. अब अगर तमिलनाडु में है तो TN होगा, while a company having registered office in Maharashtra would have MH in the SIN number. सेम वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिया। तो कितने हो गए, पहला हो गया लिस्टेड और अनलिस्टेड, अगले 5 हो गए इंडस्ट्री कोड के, फिर 2 डिजिट हो गए स्टेट कोड के। तो कितने हो गए, 5 और एक 6, 7 और एक 8, कितने बचे, अब 13 डिजिट बचे। अब देखते हैं 13 डिजिट कौन कौन से हैं। अब अगले जो 4 डिजिट हैं, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 4 क्या बताते हैं, नेक्स्ट 4 बताते हैं आपके ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी उसको देख करके पता चलता है कि आपकी कंपनी कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है। जैसे 1994, तो अगले 4 डिजिट कौन से होंगे, 1994। क्यों 1994, क्योंकि 1994 कंपनी का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है।
1994 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो देखिए द नंबर इज द 9 to 12 यानी 9th 10th 11th 12 place of the SIN number represent the year of incorporation. Based on the company incorporation date, the SIN number would change. आगे देखिएगा ओनरशिप टाइप। अब ओनरशिप टाइप का मतलब जो नेक्स्ट 3 हैं, जो अगली 3 डिजिट हैं वो बताती हैं कि आपकी कंपनी किस टाइप की कंपनी, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एनपीओ है, क्या है। अब जैसे प्राइवेट, अगर जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिखा रहेगा पीटीसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें लिखा रहेगा पीएलसी, ऐसे करके देखिए। द 3 कैरेक्टर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ईयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप टाइप ऑफ द कंपनी। फॉर इंस्टेंस पीटीसी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट कंपनी एंड पीएलसी स्टैंड्स फॉर पब्लिक कंपनी। आगे देखते हैं। अब आगे जो आता है जो 6 डिजिट हैं, नेक्स्ट 6 में आपका होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये हर एक कंपनी का अलग अलग होगा, हर एक कंपनी को अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो जो नेक्स्ट 6 हैं वो आपके बताते हैं, नेक्स्ट 6 बोल दो या लास्ट के 6 बोल दो, तो लास्ट के 6 हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हैं। देखिए द लास्ट 6 नंबर ऑफ द सिन नंबर इज द रजिस्ट्रेशन नंबर of the company issued by the registrar of companies. अब देखें नीचे एक नोट लिखा हुआ है, LLPs do not use SIN। अब देखिए LLP मैंने आपको बताया था ना, बिजनेस करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें LLP भी है। LLP नया प्लेटफॉर्म है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो LLP बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है कंपनी का और पार्टनरशिप का। एलएलपी के बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पर नोट देने के पीछे पर्पस ये है कि जो एलएलपी की रेगुलेटरी बॉडी होती है वो भी आरओसी होती है, तो वहां पर भी जितने भी रिटर्न्स हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन है, वो हर एक चीज फाइल करी जाती है आरओसी को। लेकिन एलएलपी अगर किसी कंपनी का सिन है तो सिन हमेशा कंपनी को मिलेगा, एलएलपी को कभी भी सिन नहीं मिलता। एलएलपी को हमेशा मिलता है एलएलपी आईएन। एलएलपी आईएन का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिन किसके लिए होता है? कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। देखिए LLPs do not use SIN. LLPs are provided with LLP IN. Also, a company's SIN will not be same as its GST IN. GST IN एक अलग चीज होती है, वो GST का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो GST नंबर अलग होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलग होता है, LLP IN अलग होता है। GST IN और गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर इज प्रोवाइडेड टू दोज हैविंग GST रजिस्ट्रेशन। तो GST IN उन्हीं को ही मिलता है जिनका GST में रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा डी कोड ऑफ सिन, यानी सिन का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे का प्रोसेस हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, और अगली वीडियो में मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। थैंक यू।